नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी की जो चेयरपर्सन है माधवी पुरी बुच, इन दिनों हेडलाइंस में कुछ ज्यादा ही बनी हुई हैं। पहले तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, जो दूसरी वाली, उसमें उनका घालमेल नजर आया कि जो उनके ऑफशोर एंटिटीज में स्टेक्स हैं, उनके हस्बैंड एडवाइजर हैं एक ब्लैकस्टोन कंपनी में। उसके बाद अभी 2 दिन पहले कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वो सेबी की सैलरी तो ले ही रही थी, लेकिन करोड़ों रुपए की सैलरी उनको आईसीआईसीआई बैंक से मिल रही थी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से मिल रही थी। ऊपर से आईसीआईसीआई बैंक इनको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान यानी कि ईसॉप्स का लाभ भी दे रहा था, और ऊपर से ईसॉप्स के ऊपर जो टीडीएस था वो भी आईसीआईसीआई बैंक दे रहा था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है, और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी चीज को लेकर डिमांड किया गया कि भाई आप माधवी पुरी बुच को हटाते क्यों नहीं है, क्योंकि उन पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, उनके ऊपर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का आरोप लगा हुआ है, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। लेकिन ना प्रधानमंत्री चू करते हैं और ना वित्त मंत्री चू करती हैं। अब लेकिन ऐसा लग रहा है कि चीजें कुछ इस तरीके से बन रही हैं कि माधवी पुरी बुच को, जो उनका इंटरनल सिस्टम है सेबी का, अब वो ही हटाने के लिए तत्पर हो चुका है। और मैं ये बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि आज के, अगर आप अखबार, वो भी बिजनेस के अखबार अगर आप उठाकर देखें, तो आपको एक चौंकाने वाली खबर और एक नया उनका जो पहलू है माधवीपुरी बुच का, वो सामने आएगा कि वो सेबी की चीफ के पद पर बैठकर वो अपने सेबी के एम्प्लॉयज से कैसा व्यवहार करती थी। सेबी के लगभग 1,000 एम्प्लॉयज हैं, और उनकी एक चिट्ठी सामने आई है, जो चिट्ठी 6 अगस्त को उन्होंने वित्त मंत्रालय यानी कि निर्मला सीतारमन को वो चिट्ठी लिखी थी। अब उस चिट्ठी में क्या कहा गया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस चिट्ठी का, ये 5 पेज की चिट्ठी है, और उस चिट्ठी में, उस चिट्ठी का जो टाइटल है, उसका टाइटल है ग्रीवेंस ऑफ सेबी ऑफिसर्स, अ कॉल फॉर रिस्पेक्ट, यानी कि जो सेबी ऑफिसर्स की शिकायत है, और ये अब हमारे सम्मान की बात है, उसी से रिलेटेड बातें इस 5 पेज के चिट्ठी में लिखी गई है। अब ये ध्यान रखिएगा कि ये चिट्ठी 6 अगस्त को लिखी गई थी, लेकिन आज ये उजागर हुई है और सारे बिजनेस पेपर्स ने इसको आज छापा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 6 अगस्त को लिखी हुई चिट्ठी आज 4 सितंबर को छपती है, यानी कि जो एम्प्लॉइज अभी 1 महीने तक या उसके पहले हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे माधवी पुरी बुच के खिलाफ बोलने के लिए, तो अब उन सभी के एम्प्लॉइज ने प्रेस से बात करनी शुरू कर दी है। उनके पास इतनी हिम्मत आ गई है कि वो चिट्ठी के डिटेल्स, जो कि पहले सीक्रेटिवली वो लिखते थे, अब वो इसको प्रेस से साझा कर रहे हैं। तो अब ऐसा तो है नहीं कि सभी के ऑफिशियल्स को रातों रात ये हिम्मत आ गई है, और सभी के ऑफिशियल्स ने सोचा कि अब समय आ गया है कि सभी के चीफ को अब कॉर्नर किया जाए। लेकिन ये बात सपोर्ट की भी है कि क्या सेबी के ऑफिशियल्स को बड़ा कोई कॉरपोरेट ग्रुप अब इस चीज के लिए प्रोवोक कर रहा है? क्या सेबी के ऑफिशियल्स को बड़े कॉरपोरेट ग्रुप का समर्थन मिल रहा है कि आप ऐसी चिट्ठी लिखो जिसमें कि माधवी पुरी बुच के लिए दिन ब दिन रोज दिक्कतें पैदा हो जाए? अब आइए इस चिट्ठी पर देखते हैं कि इस चिट्ठी में क्या लिखा है। इस चिट्ठी का जो मेन सार है वो मैं आपको पढ़ के बताती हूं कि शाउटिंग, स्कोल्डिंग एंड पब्लिक ह्यूमिलिएशन हैज बिकम द नॉर्म, यानी कि ये 500 सेबी के जो एम्प्लॉइज हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि सेबी की जो चीफ है वो अपनी मीटिंग्स में, जो एम्प्लॉइज के साथ वो मीटिंग लेती थी, उसमें वो चिल्लाती थी, जोर जोर से डांटती थी और पब्लिकली ह्यूमिलिएट करती थी, यानी कि सबके सामने एम्प्लॉयज का अपमान करती थी। और इसी के चलते जो सेबी के एम्प्लॉयज हैं उनकी मानसिक जो स्थिति है और जो उनका वर्क लाइफ बैलेंस है वो पूरा बिगड़ गया है। अब इस चिट्ठी को मैं एग्जैक्टली उसके कुछ पोर्शंस आपको दिखाना चाहती हूँ, जो वाकई में आपको हैरान कर देंगे कि माधवी पुरी बुच इतने अनरियलिस्टिक काम अपने सेबी के ऑफिशियल से क्यों चाहती थी। अब इस चिट्ठी में लिखा हुआ है, the officials complained in the letter, the leadership uses harsh unprofessional language towards team members, monitors their minute by minute movement, यानी कि सख्त भाषा का इस्तेमाल माधवी पुरी बुच अपने एम्प्लॉइज के ऊपर करती थी।
वो ये भी देखती थी कि उनके एम्प्लॉयज मिनट टू मिनट कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, यानी कि वो एक तरीके से माइक्रो मैनेज करने की कोशिश कर रही थी। एंड इम्पोजेज अनरियलिस्टिक वर्क टारगेट्स, उनको बहुत ही अनरियलिस्टिक टारगेट्स दे देती थी कि भाई आप ये काम पूरा करिए इतने कम समय में। तो ये जो चीजें थी, दिस हैज इम्पैक्टेड द मेंटल हेल्थ and thrown the work-life balance out of gear, the officials said in the letter to the ministry. इन एम्प्लॉयज का यही कहना है कि जो उनकी पूरी जो लाइफ थी वो और जो उनका मानसिक संतुलन है वो बिगड़ गया था, क्योंकि अनरियलिस्टिक टारगेट्स उनसे एक्सपेक्ट किए जाते थे, गंदी भाषा का प्रयोग होता था, उनको डांटा जाता था, उनको डपटा जाता था, उनका अपमान किया जाता था। तो किसी भी एम्प्लॉय के लिए बहुत अपमानजनक है और इतने दिन से वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। लेकिन अब उन्होंने देखा कि सेबी के चीफ के खिलाफ इतनी सारी शिकायतें ऑलरेडी आ गई हैं, तो उनको हिम्मत मिली कि वो ये चिट्ठी निर्मला सीतारमण को लिख सकते। इसके आगे वो एम्प्लॉयज क्या लिखते हैं, कोट्स में है इसलिए मैं पढ़ रही हूँ। एम्प्लॉयज आर नॉट रोबोज विद अ नॉब दैट वन कैन टर्न एंड इंक्रीज द आउटपुट। एम्प्लॉयज ये लिख रहे हैं कि भाई हमारा जो जो काम करने का तरीका है वो किसी एक नल की टोटी की तरह नहीं है कि आपने खोला और वो बहने लगा। तो उसी तरह से किसी भी एम्प्लॉय का आउटपुट इस तरह से नहीं बहता कि आपने नॉब को घुमाया और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहने लगी। द मैनेजमेंट हैज ओवरहॉल्ड सिस्टम्स and put in place regressive policies as per the 5-page letter, and the core of their grievance is the leadership calling names and shouting at them। यानी कि अलग अलग नामों से वो अपने एम्प्लॉयज को बुलाती थी और मैनेजमेंट ने जो पूरे काम करने का तरीका था उसकी ओवरहॉलिंग कर दी थी और पुरानी जो काम करने की पद्धतियां थी, काम करने की जो पॉलिसीज थी वो पुराने तरीके से वो चलाने की कोशिश कर रही थी। और जाहिर सी बात है कि ये चीजें सेबी के एम्प्लॉयज को पसंद नहीं आ रही थी। द सिचुएशन हैज बिकम सच दैट नो डिफेंस फ्रॉम द सीनियर मैनेजमेंट। एम्प्लॉयज का ये कहना है कि अगर हम कोई शिकायत अपने सीनियर मैनेजमेंट के पास लेकर जाते थे तो सीनियर मैनेजमेंट उन लोगों के साथ खड़ा नहीं होता था। Several people, including those in higher grades, have chosen not to express their concerns vocally for fear of vindictive nature of people at the highest level. Employees का ये कहना है कि कोई भी शिकायत करने से इसलिए डरता था क्योंकि उनको पता था कि उनसे बदला लिया जाएगा, उनकी शिकायत और ऊपर के लेवल पर हो जाएगी। इसके चलते कोई कुछ बोलता ही नहीं था। तो कोई मदद किसी सीनियर मैनेजमेंट से नहीं मिलती थी सेबी के ऑफिशियल्स को। उसके बाद लिखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, there is a growing mistrust among its employees and fear has become the primary driving force in SEBI over the last 2 to 3 years। employees लिखते हैं कि भरोसे की बहुत ज्यादा कमी employees के अंदर हो गई है और उसके चलते एक डर का माहौल पिछले 2 से 3 सालों में सेबी के अंदर आ गया है। अब आप ये सारी चीजों को एक बार जोड़ने की कोशिश करिए, जितनी भी चीजें माधवीपुरी बुच के सामने आई हैं, चाहे वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर हो या फिर जो जिस तरीके से वो सैलरी ले रही थी आईसीआईसीआई बैंक से और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से, तो जाहिर सी बात है कि ये सारा दबाव वो इतने कॉर्पोरेट ग्रुप्स के साथ मिल रही थी और बैठ रही थी, उनके टारगेट्स को मीट अप कर रही थी, तो उसके चलते वो सारा काम इन सेबी के एम्प्लॉयज से करा रही थी। और ऐसे काम जो कि सेबी के एम्प्लॉयज कम समय में नहीं कर पा रहे थे, और जाहिर सी बात है कि जब वो नहीं कर पा रहे थे तो उनको डांट पड़ रही थी, उनको पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया जा रहा था, उनके खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था। इन्हीं सब चीजों को माधवीपुरी बुच ने इसी सब चीजों को सेबी के ऑफिशियल्स ने माधवीपुरी बुच के खिलाफ जो चिट्ठी लिखी है इस चिट्ठी में इन सारी चीजों को शामिल किया गया है। अब आप ये देखिए कि इस चिट्ठी को क्या आप एक साधारण चिट्ठी समझेंगे? आप ये सोचिए कि जितने भी पिंक पेपर्स हैं, जो गुलाबी अखबार जिनको कहा जाता है, जिनको बिजनेस पेपर्स है, वो इतने दिनों से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर ज्यादा रिपोर्टिंग नहीं कर रहे थे। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इकोनॉमिक टाइम्स हो, मनी कंट्रोल हो, सीएनबीसी हो, तमाम बिजनेस के अखबार इंक्लूडिंग एनडीटीवी, अगर वो इस खबर को दिखा रहा है तो इसका मतलब ये है कि क्या इन सेबी के एम्प्लॉयज को इन सारे कॉरपोरेट ग्रुप्स का समर्थन मिल रहा है। और अगर ऐसा है तो फिर ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आपको नजर आएगा, जहां पर कॉरपोरेट्स ऐसा लगता है कि अब एकजुट होते जा रहे हैं सेबी की चीफ के खिलाफ। उनको भी ऐसा लगने लगा है कि सेबी के अंदर
कुछ ज्यादा ही काला है चीजें, जो सेबी की दाल है वो कुछ ज्यादा ही काली हो रही है। और अब समय आ गया है कि माधवीपुरी बुच को तो हटाया ही जाए, लेकिन साथ में जो माधवीपुरी बुच ने जिस सिस्टम को कल्टीवेट किया है उस सिस्टम को भी हटाया जाए। मेरी कुछ बिजनेस के अखबारों से जो मुंबई में बैठे हैं उनसे मैंने फोन पे बात किया, और इस वीडियो को करने के पहले इन सारे तत्वों को समझने की मैंने कोशिश की थी। तो कई लोगों का ये कहना था, और ऑफ द रिकॉर्ड मैं यहां नाम नहीं लूंगी किसी का, उनका ये कहना था कि सेबी की जो चीफ अपॉइंट हुई थी, ये ज्यादातर लोगों का मानना है कि शायद अदानी के बेहस्त पर उनका अपॉइंटमेंट हुआ था, और अदानी ग्रुप के चलते उनका अगर अपॉइंटमेंट हुआ था तो अब जिस तरीके से एक पॉलिटिकल शिफ्ट नजर आ रहा है, कॉरपोरेट ग्रुप्स को इस तरीके की चीजें समझ में आ रही हैं कि जो अब जनता का रुख है वो अब सरकार से दूर भागता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि मोदी सरकार से इतर जो जनता का सेंटिमेंट है। इसलिए अब सेबी के अंदर जिस तरीके की चीजें हो रही हैं, इस वजह से अब सेबी के अंदर बाकी कॉरपोरेट ग्रुप्स के लोगों को भी अपॉइंट करने की जरूरत है। यानी कि माधवीपुरी बुच का जो बोलबाला है बतौर सेबी चीफ, उसको न्यूट्रलाइज करने की ये एक कोशिश हो रही है कॉरपोरेट ग्रुप्स के तरफ से। अगर अब आप ये देखें, इसका अगर आप इन सारी चीजों को जक्स्टापोज करें, तो जिस दिन माधवीपुरी बुच के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कांग्रेस पार्टी ने, उसी दिन जो जी के को फाउंडर है और चेयरपर्सन है सुभाष चंद्रा, उनका जो ट्वीट आया था, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने यही कहा था कि माधवीपुरी बुच और सेबी में काफी भ्रष्टाचार होता है, और माधवी बुच हमेशा फोन कॉल्स पर रहती थी। ये सारी बातों को उन्होंने दर्शाया। तो अगर एक बड़ा कॉरपोरेट समूह जिसको कि जी ग्रुप हम कहते हैं, अगर उसने भी माधवी बुच के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है, सारे बिजनेस के अखबारों ने अगर उनके खिलाफ लिखना शुरू कर दिया है, और अगर जो कि तथाकथित रूप से, क्योंकि मैं इसको 100% कंफर्म नहीं करूंगी, लेकिन ये मानी बात है और ये तय बात है कि जो सेबी के ऑफिशियल्स अभी तक हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, उनको अब हिम्मत मिल रही है। और ये मैं सिर्फ अंदेशावश नहीं कह रही हूं। सुचेता दलाल, जो कि बिजनेस की एक बहुत बड़ी पत्रकार मानी जाती हैं, उनका एक ट्वीट है और उसको मैं आपको दिखाना चाहूंगी। सुचेता दलाल का ये जो ट्वीट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। एक एक लाइन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे आपको पता चलेगा कि आज इन सेबी के ऑफिशियल्स ने हिम्मत चिट्ठी लिखने के लिए क्यों जुटाई। This information is at least a month old, यानी कि 1 महीने पुरानी ये खबर है। And the SEBI officials at that time had remained anonymous, अपनी आइडेंटिटी को वो उस समय 1 महीने से पहले छुपा रहे थे, and did not have the courage to write to FM. So good to see them. They're working up the guts instead of trying to rally support through anonymous proton emails. Officials of a regulatory organization should have the courage to stand up. Nice that it finally happened and 500 साइन। यानी कि सुचेता दलाल को भी ये जो पैराडाइम शिफ्ट है, या पॉलिटिकल शिफ्ट, या कॉर्पोरेट शिफ्ट, या एक इकोनॉमिक शिफ्ट जो नजर आ रहा है, वो इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं इन सभी के ऑफिशियल्स को कॉर्पोरेट ग्रुप का समर्थन है। तो ये सुचेता दलाल का मैंने आपको ट्वीट दिखाया। आज सुप्रिया श्रीनेत ने इसी चिट्ठी को लेकर एक सवाल खड़ा किया है कि अगर ये चिट्ठी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को लिखी गई है तो फिर वो क्या कर रही हैं? वो लिखती हैं, और उनके जो पहली लाइन है ट्वीट की, आप ये देख लीजिए। Shouting, scolding, and public humiliation have become a norm in meetings. 500 SEBI employees wrote to Finance Minister on toxic work culture under Madhavi Buch. What did the Finance Minister do? अब ये चिट्ठी अगर 6 अगस्त को लिखी हुई थी, तो 6 अगस्त से आज 4 सितंबर हो गया। क्या वित्त मंत्री सो रही हैं? क्या वित्त मंत्री को अभी तक कोई निर्देशन ही नहीं मिला पीएमओ से? मैं एक सवाल ये कर रही हूँ कि क्या प्रधानमंत्री को ये बातें पता ही नहीं है कि सभी के ऑफिशियल्स ने ऐसी चिट्ठी वित्त मंत्रालय को लिखी, और वित्त मंत्री ने ये बात पीएमओ को नहीं बताई होगी या प्रधानमंत्री से डिस्कस नहीं की होगी? तो क्या प्रधानमंत्री ने ये कह दिया कि बस चुप मार के बैठ जाओ, चीजें जैसे हो रही हैं होने दो, क्योंकि अगर हम बोलेंगे तो शायद और ज्यादा बतंगड़ बन जाए? क्या यही कारण है? ये मैं केवल एक सवाल आपके बीच में खड़ा कर रही हूं, क्योंकि ये सवाल बहुत अहम सवाल है कि क्या कॉर्पोरेट जगत अब एकजुट हो रहा है कि माधवी बुच को हटाया जाए? और अगर माधवी बुच को हटाया जाता है तो क्या ये एक बड़े खतरे की घंटी मोदी सरकार के लिए नहीं है? क्योंकि अगर कॉर्पोरेट ग्रुप एक जगह एकजुट हो रहा है, कॉर्पोरेट ग्रुप को एक पॉलिटिकल शिफ्ट नजर आ रहा है, तो क्या ये कॉर्पोरेट ग्रुप्स
अब इस बात का संकेत मोदी जी को दे रही हैं कि अब आपकी सरकार, अब कुछ दिनों की सरकार है और अब कॉर्पोरेट्स जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे। और अगर मार्केट रेगुलेटर की जो चेयरमैन है उसके खिलाफ इस तरीके का माहौल अगर बन रहा है तो एक बड़ा सवाल है कि क्या पवन खेड़ा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या पवन खेड़ा को भी ये सारी इंफॉर्मेशन यही कॉर्पोरेट ग्रुप दे रहे हैं, जिन कॉर्पोरेट ग्रुप्स की समर्थन से, जिनके मनोबल से आज इन सभी ऑफिशियल्स ने हिम्मत जुटाई कि ये चिट्ठी वित्त मंत्रालय को लिख सके। तो क्या एक बड़ा कॉर्पोरेट फोर्स इस समय सेबी की चीफ के खिलाफ और मोदी सरकार के खिलाफ काम कर रहा है? ये सोचने वाला सवाल है। और मोदी जी अभी यूक्रेन की विजिट से लौटे हैं, तो जो ऑयल कंपनीज हैं या जो तेल बेचने वाली कंपनीज हैं, हो सकता है कि वो फोर्सेस भी इस समय बहुत ज्यादा एक्टिव हुई हों। तो क्या ये एक वजह है? ये एक सवाल मैं खड़ा कर रही हूँ। दूसरा सवाल ये है कि महाराष्ट्र में बंबई कमर्शियल कैपिटल माना जाता है, और अगर मुंबई में कमर्शियल कैपिटल में आज क्या ये कॉर्पोरेट जगत फिर से एक बार बीजेपी को ये संकेत दे रहा है कि भाई आपके जीतने के चांसेस बहुत कम नजर आ रहे हैं। और जब भी कोई चुनाव होता है तो कॉर्पोरेट जगत अपने आप में एक संकेत देने लगता है, जिसका आपको एक झलक लोकसभा चुनाव में मिल गई थी, जब मोदी जी ने कहा था कि टेम्पो भर भर के अदानी और अंबानी शायद पैसे पहुंचा रहे हैं। तो वो तो बात उन्होंने चुनावी अभियान में कह दी, लेकिन जो अब जिस तरीके की चीजें मार्केट रेगुलेटर सेबी की चेयरमैन के खिलाफ दिख रही हैं, और कई बार कुछ ताकतें होती हैं जो एक सिचुएशन को क्रिएट करती हैं, तो क्या वो ताकतें अब बिल्कुल सक्रिय हो गई हैं और वो महाराष्ट्र के चुनाव में कॉर्पोरेट जगत एक संकेत दे रहा है कि भाई महाराष्ट्र की जनता क्या बीजेपी को रिजेक्ट करने वाली है, और इसके चलते अब बंबई में बैठे हुए जो कॉर्पोरेट जगत के बड़े बड़े लोग हैं वो मार्केट रेगुलेटर सेबी को अब अपने हिसाब से नचा रहे हैं। कहने को तो सेबी एक ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन सेबी में भ्रष्टाचार हो रहा है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, खुद सुभाष चंद्रा ये बात कह रहे हैं। कॉर्पोरेट जगत के कई लोग इस बात को मानते हैं कि भाई भ्रष्टाचार खूब पनप रहा है सेबी में, और सेबी अगर मैं किसी एक कॉर्पोरेट का नाम लूंगी तो फिर ये डेफिमेटरी हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से जो लोगों ने सामने आकर बोला है सेबी चीफ के खिलाफ, तो क्या ये इस बात का संकेत नहीं है कि सेबी में एक बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है? और अगर सेबी चीफ को हटाया जाता है तो क्या फिर वो इसके तार सीधे पीएमओ से जुड़े हुए हैं? क्या मोदी सरकार या वित्त मंत्रालय से इसके तार जुड़े हुए हैं? तो क्या ये एक बड़े खतरे की घंटी है? इन चीजों पर हमें गौर करना होगा। लेकिन जिस तरीके से बिजनेस के अखबारों ने इस खबर को बहुत ही प्रोमिनेंटली रिपोर्ट किया है, ये एक वाकई में एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट नजर आ रहा है। और पैराडाइम शिफ्ट सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर नहीं है, बिजनेस वर्ल्ड में नहीं है, बल्कि इसका असर पॉलिटिकल जगत में पड़ेगा। और मैं फिर से दोहरा रही हूं कि क्या ये मोदी जी के लिए एक खतरे की घंटी है? लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या नेगोशिएशन होगा इस चीज को लेकर, या फिर माधवी बुच को वाकई में मोदी सरकार के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा और उनको हटाया जाएगा। और अगर वो हटाया जाएगा तो फिर डर ये रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि माधवी बुच के पास जो भी सीक्रेट्स है वो उनका खुलासा कर दे। तो ये सारी चीजों के बीच में ये सारे जो सिचुएशंस बन रहे हैं, चाहे वो माधवी बुच की सैलरी के डिटेल्स हो, हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जो दूसरी रिपोर्ट आई है, क्या उस रिपोर्ट के पीछे जो खुलासे हुए हैं क्या उसके पीछे भी एक कॉर्पोरेट फोर्स है? आज जो जिस तरीके से सभी की ऑफिशियल्स ने जो चिट्ठी लिखी है, क्या उन ऑफिशियल्स को ही कॉर्पोरेट जगत ड्राइव कर रहा है? ये सारे बड़े सवाल इस समय हैं। लेकिन बहुत सारे जवाब इस समय मोदी सरकार को देने होंगे कि सेबी जैसा एक स्वायत्तता वाला इंस्टीट्यूशन, जो कि एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, मार्केट रेगुलेटर माना जाता है, जहां पर इतने सारे 10 करोड़ इन्वेस्टर्स का भरोसा उससे जुड़ा हुआ है, उस भरोसे को किस तरीके से संस्थान बिल्कुल तार तार कर रहा है, इस पर मोदी जी जवाब दें, इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जवाब दें, मोदी जी के जितने मंत्री हैं वो जवाब दें कि आखिर चल क्या रहा है। और क्या आज मोदी जी को वाकई में ये जो कॉर्पोरेट जगत है और ये जो ताकत है जिसकी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ सारे मैट्रिक्स को, क्या वो ताकत अब मोदी सरकार को घुटनों पर लाकर खड़ा कर देगी? ये एक बहुत अहम सवाल है। इस वीडियो पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। बने रहिएगा मेरे साथ अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर।